एक दौर था जब टीवी पर रामायण और महाभारत सीरियल आते थे तो पूरा भारत थम जाता था। हालांकि ये सीरियल अब फिर से आ रहे हैं। लोग बेसब्री से रामायण और महाभारत का इंतजार किया करते थे। कोरोना काल में ये सीरियल फिर से दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन इस दौर में इनसे भी ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। प्रधानमंत्री कल सुबह 10 बजे देश को एक बार फिर से संबोधित करने वाले हैं। ये एक महीने में देश के नाम उनका चौथा संबोधन होगा। 19 मार्च को उन्होंने कोरोना पर देश के नाम पहला संबोधन दिया था। तब इसे टेलीविजन पर करीब 8 करोड़ 25 लाख लोगों ने देखा था। इसके बाद 24 मार्च को उन्होंने अपने दूसरे संबोधन में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस संबोधन को 19 करोड़ 65 लाख लोगों ने टीवी पर देखा था। इसके बाद 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक वीडियो संदेश दिया। इसे टीवी पर करीब 11 करोड़ 90 लाख लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री के संबोधन की टेलीविजन व्यूअरशिप ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि नोटबंदी के ऐलान वाले उनके संबोधन को टीवी पर उस समय करीब 5 करोड़ 70 लाख लोगों ने देखा था और अनुच्छेद 370 पर देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को करीब 6 करोड़ 50 लाख लोगों ने देखा था। भारत में सबसे ज्यादा टीवी व्यूअरशिप क्रिकेट की होती है। पिछले वर्ष आईपीएल के फाइनल को टेलीविजन पर करीब 13 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन 24 मार्च को प्रधानमंत्री के देश के नाम संदेश को 19 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। यानी इसे भारत में टीवी के इतिहास का मोस्ट वॉच्ड इवेंट कह सकते हैं। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए प्रधानमंत्री ने। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब लोगों को 9 मिनट के लिए दिए जलाने के लिए कहा, उस दिन उन 9 मिनटों में भारत में टीवी व्यूअरशिप करीब 60% तक गिर गई थी। यानी उन 9 मिनटों में 60% व्यूअरशिप गिर गई। इसका मतलब यह है कि लगभग संपूर्ण भारत उस समय टीवी छोड़कर बाहर आ गया था। यानी लोग टीवी छोड़कर पीएम के कहने पर दीप जला रहे थे, लाइट जला रहे थे, टॉर्च की लाइट जला रहे थे या मोबाइल फोन की लाइट जला रहे थे, और इसलिए उन्होंने टीवी देखना बंद कर दिया। यानी प्रधानमंत्री के एक बात जो है वो पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री पर भी भारी पड़ जाती है। पूरा की पूरा जो टीवी के व्यूअरशिप है वो गिर जाती है। कल 21 दिन के लॉकडाउन का आखिरी दिन है। आप में से बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे कि लॉकडाउन अब समाप्त हो गया, अब आपको आजादी मिल जाएगी। इसलिए आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कल आपसे क्या कहने वाले हैं। क्या लॉकडाउन पर कुछ रियायतें दी जाएंगी या फिर लॉकडाउन फिलहाल इसी सख्ती से और आगे तक चलेगा? प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है, इसे समझने के लिए 2 दिन पहले की वो बात याद रखना जरूरी है जो उन्होंने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक में कही थी। प्रधानमंत्री ने जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, जान है तो जहान है। यानी अगर जान बची तब बाकी की दुनिया बचेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ अभी हाल ही में अपनी बैठक की, तब उन्होंने एक नया मंत्र दिया और वो ये था कि जान भी और जहान भी। प्रधानमंत्री की इसी बात में कोरोना वायरस से लड़ने की अगली रणनीति और लॉकडाउन 2.0 का फॉर्मूला छिपा हुआ है। जान भी और जहान भी का मतलब यह हो सकता है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में जीवन को बचाया भी जाए और जीवन को चलाया भी जाए। जीवन को बचाने का मतलब यह नहीं है कि जीवन को रोक दिया जाए। अभी तक का जो फॉर्मूला था वो ये था कि जीवन को बचाना है और इसके लिए जीवन को 3 हफ्तों के लिए बिल्कुल रोक देना है। लेकिन अब कुछ बदलाव हो सकता है। जीवन चलाने से मतलब है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रीस्टार्ट किया जाए, उन उद्योगों की पहचान की जाए जहां फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद संकेत यही मिले थे कि लॉकडाउन तो रहेगा, लेकिन लॉकडाउन का पार्ट 2 शायद पहले से अलग होगा। कई राज्य अपने यहां लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री को ही लेना है और वो ही बता सकते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का जब विस्तार होगा, इसमें रणनीति देश को 3 जोन में बांटने की होगी। यानी अब देश को 3 जोन्स में बांट दिया जाएगा। जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं उन इलाकों को रेड जोन में रखा जाएगा। दूसरा इलाका होगा ऑरेंज जोन का, जहां कोरोना के कम मामले सामने आए हैं, और तीसरा होगा ग्रीन जोन,
जहां कोरोना वायरस के अब तक कोई मामले नहीं मिले हैं। रेड जोन के लिए लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं होगी, यानी कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस हैं। ऑरेंज जोन में कृषि कार्य और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है और ग्रीन जोन में छोटे उद्योगों को फिर से खोलने की मंजूरी मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार की तरफ से इस बात के बड़े संकेत मिले हैं कि कामकाज को पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता, वो भी खास तौर पर भारत जैसे विशाल देश में। आज अधिकतर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों ने अपने दफ्तर से काम करना शुरू कर दिया है, अगर आप इसे एक संकेत के तौर पर देखना चाहते हैं तो। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी एक फोटो ट्विटर पर शेयर की है, जिसमें वो अपने ऑफिस में जरूरी फाइल्स देखती हुई नजर आ रही हैं, यानी वो अपने ऑफिस में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। वित्त मंत्री ने एक घर का बना हुआ फेस मास्क भी लगाया हुआ है और उन्होंने ये ट्वीट किया है कि आज से उन्होंने दफ्तर आना शुरू कर दिया है, दफ्तर का काम संभाल लिया है। अब तक ज्यादातर केंद्रीय मंत्री वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने रविवार को निर्देश दिए थे कि सभी मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को ऑफिस से ही काम करना चाहिए। देखिए, ऑफिस को भी चलाना है और सावधानी भी बरतना है, तो यहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं और जो ज़रूरी है वही आएंगे, बाकी स्टाफ तो अभी आएंगे नहीं। बहुत ही ज़रूरी वाला स्टाफ और सीनियर लेवल ऑफिसर्स, उसके साथ में हम लोग ऑफिस को चला रहे हैं और 9:30 सुबह से हम लोग ऑफिस चलाने का जो पहले पुराना सिस्टम है वही करेंगे, लेकिन बहुत ही केयरफुल होगा, सब जो गाइडलाइंस है वो मेंटेन करते हुए। आज से हम लोगों ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है, कामकाज शुरू कर दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो है वो और भी जो दिशा निर्देश हैं उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग कामकाज हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे कोरोना के मामलों पर लॉकडाउन का बड़ा असर देखा गया है। भारत को उन देशों में गिना जाता है जहां पर लॉकडाउन को बहुत सख्ती से लागू किया गया और इसकी वजह से कोरोना वायरस के मामलों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की स्टडी के मुताबिक अगर देश में संपूर्ण लॉकडाउन न किया गया होता तो 15 अप्रैल तक कोरोना वायरस के 8,20,000 मामले अब तक आ चुके होते। अगर लॉकडाउन की जगह पर सिर्फ कुछ प्रतिबंध लगाए गए होते तो भी 15 अप्रैल तक 1,20,000 मामले होते। संपूर्ण लॉकडाउन और सख्ती की वजह से देश में अब तक कोरोना के मामले 9,000 के ही पार पहुंचे हैं। इसी आंकड़े को आधार बनाएं तो अगले 15 दिनों की तस्वीर भी आपके सामने साफ हो जाएगी। अगर अगले 15 दिन कोई लॉकडाउन नहीं होगा तो कोरोना वायरस के मामले 20 लाख पहुंच सकते हैं। अगर अगले 15 दिन आंशिक लॉकडाउन रहा तो कोरोना के मामले 5,22,000 तक पहुंच जाएंगे। अगर पूरी तरह से लॉकडाउन रहा तो अगले 15 दिन में कोरोना के मामले करीब 58,000 तक ही पहुंचेंगे। देखिए कितना बड़ा अंतर है। इसलिए अधिकतर लोग लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं और यही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म हुआ तो देश की पूरी मेहनत जो अब तक की गई है बेकार चली जाएगी। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, हमें उसके भी आंकड़े आपको दिखाना चाहते हैं। देश के 15 राज्यों के 25 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन से एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। भारत ने अब तक करीब 2 लाख कोरोना टेस्ट किए हैं, जिनमें से सिर्फ 4% ही पॉजिटिव पाए गए। यहां आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में अब तक व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग नहीं की गई है, लेकिन जिन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं वो वही लोग हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा संदेह है। अगर इन लोगों के टेस्ट में भी सिर्फ 4% लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो ये संख्या बताती है कि भारत अभी बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में है। पहले जब युद्ध का समय आता था तो अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए लोग सेना में शामिल हो जाते थे, बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से लड़ते थे, या फिर बहुत सारे हमारे देश में लोग ऐसे होते थे जो तैयार रहते थे, सड़कों पर निकल आते थे और उनका जज्बा ऐसा होता था जो वो कहते थे कि हम भी अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं कोई सैनिक दिखे तो लोग उसका मनोबल बढ़ाते थे, उनका स्वागत किया करते थे। यह युद्ध काल के समय की बात है। लेकिन इस समय भी भारत में ऐसा ही युद्ध काल चल रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार दुश्मन अलग है। इस बार दुश्मन बंदूक की गोली से नहीं मरेगा बल्कि दवाई की गोली से मरेगा और इस बार दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। यानी
आपके पास जो परमाणु शक्ति है वो भी बेकार हो जाएगी इस कीटाणु के सामने। यह युद्ध एक कीटाणु के खिलाफ है, इस एक वायरस के खिलाफ है, जिसे जीतने के लिए देश को अपने हर व्यक्ति की जरूरत है, हर नागरिक की जरूरत है। अगर आप इस लड़ाई में योगदान देना चाहते हैं तो सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, अपने देश के डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाइए, पुलिस का सम्मान करना सीखिए, नकारात्मक बातों से दूर रहिए, किसी तरह की अफवाह से भी अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि इस समय हमारे देश में अब भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग अभी भी हमारे देश में है जो अब भी इस संकट काल में भी लोगों को भड़का रहा है। इस संकट काल में भी उसे अपना देश पसंद नहीं आ रहा, उसे अपनी सरकार पसंद नहीं आ रही, उसे पुलिस से शिकायत है, उसे डॉक्टरों से शिकायत है, उसे स्वास्थ्य कर्मियों से शिकायत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोग जो इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। यानी आपने हो सकता है खाकी वर्दी ना पहनी हो सकता है आपने सेना की वर्दी ना पहनी हो, लेकिन आप भी इस समय एक सैनिक की तरह हैं। आपको बस करना इतना है, अपने घर में रहकर अपनी सकारात्मक जो शक्ति है उसका उपयोग करके इस देश के लिए लड़ाई लड़नी है। संकट के इस समय में अगर आपको एक सच्चे भारतीय का फर्ज निभाना है तो सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, अपने घर से बाहर मत निकलिए, खुद भी बचिए, अपने परिवार को बचाइए और अपने देश को बचाइए। और इसके लिए आपको बॉर्डर पर जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ घर में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन आप कर सकते हैं। एक शानदार मौका है आपके पास ये दिखाने का कि आप अपने देश के सच्चे नागरिक हैं।